स्टॉक Yes. जो है वो करीबन 4.5% ऊपर कामकाज करते हुए। इस बीच एक खबर आई है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ सियारा ईवी एंड पंच रिफ्रेश बाय कैलेंडर ईयर 2026, यानी कि 2026 में टाटा मोटर्स पीवी सियारा ईवी एंड पंच रिफ्रेश लॉन्च करने वाला है टू लॉन्च 5 न्यू ईवी मॉडल्स बाय FY30 तक 5 नए ईवी मॉडल्स जो है वो लॉन्च करेगी। तो उसके बावजूद स्टॉक में आज थोड़ा बहुत मोमेंटम तो है, 1.5% के ऊपर का स्तर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स पीवी एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, प्रशांत, दोनों में से आपको पसंद क्या? देखो, बोलने के लिए पसंद तो सीवी है, बिकॉज ऑफ द सीवी साइकिल। जिस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, टाटा मोटर सीवी हो, अशोक लेलैंड हो, इवन एमएनएम में जो सेगमेंटल है कमर्शियल व्हीकल्स का, तीनों में मैं बुलिश हूँ। बट व्हाई स्लाइटली मूविंग पॉजिटिव टू टाटा मोटर्स पीवी अगेन, आई थिंक वो सेंसेक्स पे बाहर भी जा रहा है अभी। आई थिंक इंडिगो इज इन एंड टाटा मोटर पीवी इज आउट ऑफ सेंसेक्स। और प्लस मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो नया लॉन्च हो रहे हैं, सियरा का आपने बुकिंग देखा होगा, एक दिन में 70,000 बुकिंग्स आए थे। तो आई थिंक such kind of product will really gain good volume growth and as well as the EBITDA growth. Problem will remain same with respect to Jaguar, वो तो रहेगा ही, वो पेन पॉइंट लास्ट एक साल से है। आई थिंक स्लो ग्रोथ रहेगा वहाँ पे। चाइनीज पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, यूरोपियन में स्लोली ग्रोथ हो रहा है। थोड़े दिन पहले उनको टेक्निकल ब्रीचेस भी थे। आई थिंक डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड। मैं तो वेट कर रहा हूँ एक्चुअली 340-350 लेवल पे, जो लास्ट टाइम हमने शो में बात किया था, वो एक दो दिन के लिए आया था, ऑलमोस्ट लो बनाया था 337 के आसपास। That was the right time. Again, अगर फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो I will be a buyer in Tata Motor PV. CV में तो I think already all-time high बना रहा है, and the price is always already telling you कि they are doing really good in terms of business. तो दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ। Yes, slow more रहेगा PV, but fast more रहेगा CV. ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है दिलीप व्यास का। वो पूछते हैं, मेरे पास NMDC के शेयर्स हैं, 59 रुपीज़ से मैंने खरीदे थे, 52 वीक हाई पर ट्रेंड कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना तो है ही है, बट अगेन थोड़ा प्रॉपर लॉस स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाना। आज की तारीख में अगर 81 के आसपास चल रहा है तो 77.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड करना। आई थिंक स्टिल द अपसाइड इज मोर। ऐसे मार्केट में जो स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है, तो वहां पे वो ट्रेंड में आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 77.50, कीप ऑन ट्रेलिंग इट टू 2 रुपीज या 3 रुपीज एवरी डे बेसिस जब भी स्टॉक ऊपर जाता होगा। और जब भी स्टॉप लॉस होता है तो उसको होने दो, एनी हाउ यू आर इन प्रॉफिट्स। सो टाइम भी मुझे लगता है कि स्टॉक एटलीस्ट ट्रिपल डिजिट जो 100 है वो आ जाना चाहिए ऑन और बिफोर द नेक्स्ट क्वार्टर। ओके, अवनीश का अगला सवाल है, वो पूछते हैं इरेडा के बारे में, IREDA। और पिछले कुछ हम सेशन से देख रहे हैं कि रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, जो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, उनमें काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। इरेडा है उनके पास, जो उन्होंने 176 का एवरेज प्राइस है, क्वांटिटी इज 4500। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आई थिंक एवरेज करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कंपनी में खराबी कुछ नहीं है, बट अगेन स्टॉक हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। एक तो रेलवे एज ए सेक्टर जहां पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है हर कंपनी में। गवर्नमेंट का भी ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट आए नहीं है, बजट नजदीक है, तो आई थिंक फिर से रेलवे के ऊपर कहीं ना कहीं बड़े बड़े अनाउंसमेंट आना चालू हो जाएंगे। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कुछ रेलवे के ऊपर अच्छा खासा एक्सपोजर या 30-40,000 करोड़ के आसपास बजट प्लान किया हुआ है फॉर डेवलपिंग महाराष्ट्र रेलवे सेगमेंट। तो अगर ये सब चीजें देखें तो मुझे RVNL, इरेडा तो रिन्यूएबल में है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेगमेंटल ग्रोथ बजट के आसपास अच्छा कुछ मिलेगा। एवरेज करना चाहिए लेवल के आसपास। मेरे लिए टारगेट तो 160 है फर्स्ट टारगेट जो है, बट आपका कॉस्टिंग उसके ऊपर है, तो होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक 200-220 तक आ जाना चाहिए नेक्स्ट 12 मंथ के आसपास। सभी स्टॉक्स में बहुत तेजी है। आप JWL जुपिटर वैगन के स्टॉक को देखिएगा, 2 दिन में ये स्टॉक जो है, कल भी करीबन 10-12% ऊपर था, आज भी 13% ऊपर है ये स्टॉक, 352 के आसपास का लेवल है। एरेकॉन 9% अप, रेलटेल 7.5% अप, सब रेल से, रीट्स इज अप नियरली 6%. So all these companies, IRFC up 5%. आज रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक रुझान है। इस स्टॉक को देख के आपको क्या लगता है, जुपिटर वैगन शॉर्प करेक्शन के बाद संभलता हुआ संभलेगा या फिर इट्स जस्ट
आई थिंक दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ऑर्डर बुक्स तो एवरी 15-20 डेज कुछ ना कुछ तो उनको मिल ही रहा है, और 2 दिन पहले शायद प्रमोटर ने भी कुछ अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है जुपिटर वैगन में। तो व्हेनेवर एक कंपनी के अंदर प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं तो मार्केट थोड़ा उसको बहुत स्ट्रांगली लेता है कि प्रमोटर ओनली नोज की द राइट वैल्यू ऑफ ए कंपनी व्हेन दे एग्जिट और दे एंटर द स्टॉक। जी अगर ये कॉन्फिडेंस है कि प्रमोटर अगर ये लेवल पे लिया, आई थिंक 240 या उसके नीचे आसपास कोई बड़ा डील होना चाहिए। तो वो एक पॉजिटिविटी है। प्लस जिस तरीके से रेलवे का फोकस है वैगन पे, ये हो या टिटागढ़ वैगन हो, वहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट जिस तरीके से रेशियो से, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन पावर उसने दिखाया हुआ है, और मार्जिन में ज्यादा प्रेशर है नहीं है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देख रहा हूँ प्रॉफिटेबल ग्रोथ अच्छा खासा ग्रो हो ही रहे हैं। तो आई थिंक थिंग्स आर गुड। बट ये जो रैली हुआ है लास्ट 2 दिन से, इसमें से फ्रेश बाइंग तो इन लेवल पे नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी लिए हुए हैं, आई थिंक अगर वहां पे देखना है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 340 के आसपास, एंड देन होल्ड इट फॉर 380 एंड 370। ओके अगला सवाल जो है दुष्यंत जी का है, पूछते हैं यूको बैंक के बारे में। उनके पास यूको बैंक की जो बाइंग प्राइस है 58 रुपीज 14 पैसा पे है, और अब ये स्टॉक जो है वो 28-29 के आसपास कामकाज कर रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आई थिंक पीएसयू बैंक में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। आई थिंक फोर्थ क्वार्टर में ही आएगा अच्छा खासा, जो बजट में कोई कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट पीएसयू होने वाला है। मोमेंटम भी अपसाइड बहुत लिमिटेड रहेगा। 33 to 34 कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो। अगर यहाँ से 29 से 33-34 भी बोल रहा हूँ, विच इज लाइक 10 to 15% रिटर्न, इट शुड बी बेस्ट केस टू अगेन बुक योर प्रॉफिट्स। ओके दुष्यंत का एक और सवाल है, वो पूछते हैं एंड आई हैव रिसीव्ड HCCRE राइट्स इशू 165 शेयर्स एज बोनस एंड रेट इज 3.93, विल इट डू वेल? आई मीन कैन यू एक्सप्लेन हिम कि बोनस तो नहीं है, राइट्स इशू था ना HCC। बोनस नहीं मिला है उनको लगा है कि मतलब जो फ्री में राइट शेयर्स मिले हुए हैं, तो ही थॉट ही गॉट सम बोनस आउट ऑफ दैट। देखो, अगर उसने 12 रुपए 50 पैसे का अगर पेमेंट करके अगर उसको एक्सरसाइज राइट्स एक्सरसाइज किया रहेगा, तो ऑब्वियसली ही विल बी इन बेटर प्रॉफिट्स राइट नाउ। कि जो आज का भाव चल रहा है 19 रुपीज 60 पैसे के आसपास, और उनको राइट्स मिला है 12 रुपए 50 पैसे के आसपास। आई थिंक बोनस तो नहीं है वो, इट्स राइट शेयर्स इन हिज पोर्टफोलियो, और वो क्लोज भी हो चुका है। आई थिंक ही हैड पेड ऑलरेडी। अगर नहीं पे किया तो एक्चुअली वो लॉस है उनके लिए। अगर पे किया हुआ तो आई थिंक एवरेज ऑफ द प्राइस विल गो डाउन फॉर हिज होल्डिंग। वेरी विद रिस्पेक्ट ऑर्डर बुक कंट्रोल, मुझे लगता है कि एवरी 2-3 मंथ्स उनको अच्छे खासे बड़े बड़े ऑर्डर बुक मिल रहे हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। आई थिंक एग्जीक्यूशन इज द ओनली क्वेश्चन राइट नाउ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस पर अच्छा खासा एग्जीक्यूशन आना चाहिए, एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीजें अगर यस हम टिक करते हैं, तो फिर से जो ऑल टाइम हाई है 34-35 उसके आसपास आ जाना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के आसपास। ओके सो ये HCC के राइट्स इशू है, अगर आपने इन पे अप्लाई किया है तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके अकाउंट में दिखाते हैं ये, फिर आपको उसके लिए आवेदन देना होता है। अगर आप खरीदेंगे उन्हें तभी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, अदरवाइज वो गायब हो जाते हैं आपकी स्क्रीन से कुछ दिनों में जब राइट्स इशू इज ओवर। सो उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपने आवेदन में लिए हैं, पे किया है, तो आपके अकाउंट आपका एवरेज कॉस्ट जो है बाइंग कॉस्ट वो कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा। लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। आई एम राइट? राइट, एंड आई थिंक वो क्लोज भी हो चुका है, कल ही शायद क्लोज हो चुका है। हाँ, क्योंकि वो आपके अगर आप होल्डर हैं तो आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं द राइट्स इशू। राइट जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है ओके HFCL पे है, नाम नहीं पता मुझे, ने नाम ठीक से लिखा नहीं है। HFCL के शेयर है 66 रुपीज़ की बाय है, और he hasn't written, he wants to add more or he wants an advice on what to do. Current levels पे क्या करना चाहिए? आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन दैट। आज उसका QIB का भी फंड रेजिंग का चालू हो चुका है। फॉर मी टारगेट ऑफ 75-80 कैन बी वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म मुझे लगता है वो लाना चाहिए। और एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से ऑर्डर बुक्स उनको मिल रहे हैं, आई थिंक क्वार्टर ग्रोथ भी आना चाहिए। आई थिंक ही कैन ऐड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 80-85 का टारगेट मान के उसको एवरेज करके ऐड भी कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो नैन्सी जी का है, वो पूछती है DCB के बारे में। DCB बैंक है उनके पास, 185 रुपये में लिया है। एवरेज करूं इन लेवल्स पे, आप क्या सलाह देंगे? दूसरा कैम्स है उनके पास 310, आपको कैसा लगता है? देखो, DCB बैंक इज स्लाइटली स्लोली इंक्रीजिंग प्राइसेस, मतलब मेरे हिसाब से 130 से लेके बहुत स्ट्रांगली वो ग्रो हुआ है अभी। अगर लिए हुए हैं तो प्लीज मेंटेन ए स्टॉप लॉस। आई थिंक स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 165।
और आज चल रहा है 176, तो ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव, इट कैन गो टुवर्ड्स 192 195, दैट कैन बी अ नियर टर्म टारगेट। ओवरऑल 200 के ऊपर मेरा टारगेट लग रहा है जो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। सेकंड स्टॉक कौन सा था? आई थिंक कैम्स है। अच्छा, कैम्स। देखो रेशियो सब अच्छे हैं, बट मुझे परफॉर्मेंस बहुत ही डल लग रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट करेगा और ज्यादा यहाँ पे यही लेवल के आसपास, और कोई बड़ा ट्रिगर ये कंपनी में आ नहीं रहा है। जिस तरीके से हमने अगर ब्रोकरेजेस के जो लास्ट 3-4 मंथ्स के अगर डेटा देखते हैं, तो जो अकाउंट एडिशन है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, बहुत न्यूट्रल है। जब कोई किसी के डिमांड ज्यादा खुल ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैम्प हो या म्यूचुअल फंड ज्यादा खुल नहीं रहे हैं, तो जिसके पास कैम्प वहां पे आ नहीं रहा है। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट फ्रॉम लास्ट मार्च से लेके अभी तक, तो भाव आसपास उधर ही चल रहा है, तो नॉट सो बुलिश। एक बार अगर टेक्निकल फ्रंट में देखते हैं, तो अगर ये 780 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो आई थिंक वहां से 800-820 तक जाना चाहिए एंड ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ओके, अगला सवाल है विनीता गुप्ता जी का। वो पूछती हैं 3 स्टॉक्स के बारे में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जानना चाहती हैं एक्चुअली। वो JWL, एरेकॉन एंड ग्रीव्स कॉटन, तीनों के ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज। देखो, नाउ इट इज अबोव इट्स 200 DMI, तो 300 DMI ही इसका स्टॉप लॉस हो सकता है, व्हिच इज 340। 340 का मुझे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना है आपको जुपिटर वैगन से। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2 दिन में मोमेंटम आया हुआ है, बेटर टू बुक प्रॉफिट्स। मैं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से आपसे बहुत ही लिमिटेड लग रहा है, बट आपको अगर है व्यू की चलो अभी जितना भाग चुका है, तो टेक्निकल फ्रंट पे 340 शुड बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द जुपिटर वैगन। सेकंड स्टॉक कौन सा था? एरेकॉन। इरकॉन अगेन जो 50 डे DMI है, वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है, व्हिच इज 162, बट मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 175 प्लस टू 180। इट इज ट्राइंग टू क्लोज अबव इट्स 200 DMI, व्हिच इज 175 के ऊपर। आज कल में शायद एक क्लोजिंग मिल जाएगा, और ओवरऑल टारगेट 190 के आसपास है, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखने के लिए इट शुड बी 162। ओके, एंड ग्रीव्स कॉटन? ग्रीव्स कॉटन 184 and 182, this should be a stop loss for trailing, और टारगेट रहेगा 1205। ओके, अगला सवाल जो है वो है संजीव आनंद जी का। वो पूछते हैं अवंती फीड्स के बारे में। 1 year व्यू ऑन अवंती फीड्स प्लीज। देखो, जिस तरीके से रिसेंटली अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है, आई वाज लिसनिंग टू हिज प्रमोटर्स, तो दे वर सेइंग कि जिस तरीके से यूएस से जो प्रेशर था श्रिम्प के ऊपर, उसके अंडर परफॉर्मेंस से अदर कंट्रीज हैव इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। सो दैट इज द रीजन व्हाई मंथ ऑन मंथ अगर उसके बिजनेस अपडेट आप देखोगे, तो वहां पे श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ग्रो हुआ है, बट द आंसर इज नॉन यूएस कंट्रीज हैव ग्रोन faster, so that is the reason why the stock is trading very much strong. I think momentum all time high के आसपास फिर से है। if the Q3 earnings are better than Q2 और marginal improvement वहाँ पे आता है, तो I think फिर से ये all time high तक जा सकता है, which is 965। ट्रम्प साहब की एक जो ट्रेड डील रही है, वो हमारे लिए एक्चुअली इट हैज सर्व्ड आवर पर्पस। हम सो रहे थे अभी तक, लेकिन हमने नए मार्केट्स एक्सप्लोर किए हैं, और अगर हम ट्रेड एक्चुअली जब से कोविड आया हुआ है ना, मतलब इंडिया इज ट्राइंग टू बी सो मच ऑफ आत्मनिर्भर, कि हर एक चीज जो नेगेटिविटी आ रही है उसके ऑल्टरनेट को सोच के उसके ऊपर काम करना चालू की, और दिस गवर्नमेंट इज वेल टू डू दैट। जिस तरीके से न्यूजीलैंड से हुआ था, व्हाई वी डिड नॉट डू न्यूजीलैंड 2-3 years बैक, वी आर डूइंग इट रिसेंट। दैट्स व्हाट वी स्लीप ना। प्रॉब्लम ये है, हम बहुत सुस्त लोग हैं, हम एफर्ट्स नहीं करना चाहते। जब ओखली में सर आ जाता है, तभी हम स्टार्ट वर्किंग। Actually, we should have been pushing it for long. हमें नए मार्केट्स तो एक्सप्लोर करने ही चाहिए थे। We were so dependent on these big developed nations. But अब जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और हम सही जगह पे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, अनंध्या का है। वो पूछते हैं पारस डिफेंस के बारे में। पारस डिफेंस फ्रेश बाइंग लेवल क्या हो सकता है, और शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? आई थिंक फ्रेश लेवल बाइंग यहाँ से चालू कर देना चाहिए। जिस तरीके से जो रिसेंटली लो से जो रिकवरी दिया है, और 200 DMI को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है आज की तारीख में, विच इज एट 673, और आज 673 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो डे क्लोज शुड बी अबाउट दिस, सो देयर विल बी गुड बाउंस टुवर्ड्स 700 प्लस। और आई थिंक Q3 और Q4 ये दोनों में अर्निंग्स अगर आप थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करोगे, तो शायद ये जो ऑल टाइम हाई है 900 प्लस का, वहां तक भी आ सकता है। तो प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड, अगर नहीं है तो यहाँ पे बेस्ट प्राइस यहाँ पे बन सकता है।
ओके अगला सवाल है राकेश रैना जी का। उन्होंने बाटा इंडिया खरीदा है 1175 के भाव पे आफ्टर जीएसटी कट। शुड आई होल्ड फॉर अ बाउंस बैक